हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th की हिस्ट्री चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस चैप्टर पढ़ेंगे, यानी कि बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के लास्ट तक यूरोप के कई देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी। एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी। नगर के लोग अब ये सोचने लगे थे कि वो गांव के लोगों से अधिक सभ्य हैं। नगर खासकर फ्लोरेंस, वेनिस और रोम कला और विद्या के केंद्र बन गए थे। नगरों को राजाओं और चर्च से थोड़ी बहुत स्वायत्तता मिली थी। नगर कला और ज्ञान के केंद्र बन गए। अमीर और अभिजात वर्ग के लोग कलाकारों और लेखकों के आश्रयदाता थे। इसी समय जो मुद्रण के आविष्कार से कई लोगों को, चाहे वो दूर दराज नगरों या फिर देशों में रह रहे हों, छपी हुई पुस्तकें उपलब्ध होने लगीं। यूरोप में इतिहास की समझ विकसित होने लगी और लोग अपने आधुनिक विश्व की तुलना यूनानी और रोमन प्राचीन दुनिया से करने लगे थे। अब ये माना जाने लगा कि सभी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपना धर्म चुन सकते हैं। चर्च के पृथ्वी के केंद्र संबंधी विश्वासों को वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया, चूँकि वो सब सौर मंडल को समझने लगे थे। नवीन भौगोलिक ज्ञान ने इस विचार को उलट दिया कि भूमध्य सागर विश्व का केंद्र है। 14th सेंचुरी से यूरोपीय इतिहास की जानकारी के लिए बहुत अधिक सामग्री, दस्तावेजों, बुक्स और फिगर, मूर्तियों, भवनों, वस्त्रों से मिली हैं, जो यूरोप और अमेरिका के अभिलेखागारों, कला चित्रशालाओं और संग्रहालयों में सुरक्षित रखी हुई है। 19th सेंचुरी के इतिहासकारों ने रेनेसां यानी कि पुनर्जन्म, हिंदी में पुनर्जागरण जिसको कहते हैं, उस काल के सांस्कृतिक परिवर्तनों को बताता है, उसको पुनर्जागरण कहा जाता है। स्विट्जरलैंड के ब्रिस्ले विश्वविद्यालय के इतिहासकार जैकब बर्कहार्ट ने इस पर बहुत ज़्यादा जानकारी दिया और बल दिया। वो जर्मन इतिहासकार लियोपोल्ड वॉन रांके, जो 1886 के स्टूडेंट्स थे, रांके ने उन्हें ये बताया कि इतिहासकार का पहला उद्देश्य है कि वो राज्यों और राजनीति के बारे में लिखे, जिसके लिए वो सरकारी विभागों के कागजात और फाइलों का इस्तेमाल करे। पर बर्कहार्ट अपने गुरु के सीमित लक्ष्यों से असंतुष्ट थे। उनके अनुसार इतिहास लेखन में राजनीति ही सब कुछ नहीं है। इतिहास का सरोकार उतना ही संस्कृति से है जितना कि राजनीति से है। 1860 ईस्वी में बर्कहार्ट ने दी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली नामक बुक की रचना की। इसमें उन्होंने अपने पाठकों का ध्यान साहित्य, वास्तुकला और चित्रकला की ओर आकर्षित किया और ये बताया कि 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक इटली के नगरों में किस प्रकार से एक मानवतावादी संस्कृति पनप रही थी। उन्होंने ये लिखा कि ये संस्कृति इस नए विश्वास पर आधारित थी कि व्यक्ति अपने बारे में खुद निर्णय लेने और अपनी दक्षता को आगे बढ़ाने में समर्थ है। ऐसा व्यक्ति आधुनिक था, जबकि मध्यकालीन मानव पर चर्च का नियंत्रण था। इटली के नगरों का पुनरुत्थान। पश्चिम रोम साम्राज्य के पतन के बाद इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया। इस समय कोई भी एकीकृत सरकार नहीं थी और रोम का पोप, जो अपने राज्य में बेशक सार्वभौम था, सभी यूरोपीय राजनीति में इतना मजबूत नहीं था। एक अरसे से पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र सामंती संबंधों के कारण नया रूप ले रहे थे और लातीनी चर्च के नेतृत्व में उनका एकीकरण हो रहा था। इसी समय पूर्वी यूरोप बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में बदल रहा था। उधर कुछ और पश्चिम में इस्लाम एक सांझी सभ्यता का निर्माण कर रहा था। इटली एक कमज़ोर देश था और कई टुकड़ों में बटा हुआ था, लेकिन इन्हीं परिवर्तनों ने इतालवी संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायता भी दी थी। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार के बढ़ने से इटली के तटवर्ती बंदरगाह पुनर्जीवित हो गए। 12वीं शताब्दी से जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग से व्यापार शुरू किया, तो इसी कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला। इसमें इटली के नगरों ने मुख्य भूमिका निभाई।
अब वो अपने को एक शक्तिशाली साम्राज्य के अंग के रूप में मानते थे। नगरों में फ्लोरेंस और वेनिस गणराज्य थे और कई और दरबारी नगर थे जिनका शासन राजकुमार चलाते थे। इनमें सर्वाधिक जीवन शहरों में पहला वेनिस और दूसरा जिनेवा था। वो यूरोप के कई क्षेत्रों से इस दृष्टि में अलग थे कि यहाँ पर धर्माधिकारी और सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे। नगर के धनी व्यापारी और महाजन नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे, जिससे नागरिकता की भावना पनपने लगी। यहाँ तक कि जब इन नगरों का शासन सैनिक तानाशाहों के हाथ में रहा, तब भी इन नगरों के निवासी अपने को यहाँ का नागरिक कहने में गर्व का अनुभव करते थे। द सिटी स्टेट, नगर राज्य। कार्डिनल गेस्पारो कोंतारिनी अपने ग्रंथ दी कॉमन हेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस में अपने नगर राज्य की लोकतांत्रिक सरकार के बारे में लिखते हैं। यहाँ पर उसके बारे में दिया गया है। विश्वविद्यालय और मानवतावाद। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुए। 11वीं शताब्दी से पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन केंद्र रहे। इसका कारण था ये कि इन नगरों के प्रमुख क्रियाकलाप व्यापार और वाणिज्य संबंधी थे। इसीलिए वकीलों और नोटरी, ये सोलिसिटर और अभिलेखपाल दोनों के कार्य करते थे और बहुत अधिक आवश्यकता होती थी, क्योंकि वो नियमों को लिखते, उनकी व्याख्या करते और समझौते तैयार करते थे। इनके बिना बड़े पैमाने पर व्यापार करना संभव नहीं था। यही कारण था कि कानून का अध्ययन एक प्रिय विषय बन गया। लेकिन कानून के अध्ययन में ये बदलाव आया कि उसे रोमन संस्कृति के संदर्भ में पढ़ा जाने लगा। फ्रांसिस्को पेट्रार्क इस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं। पेट्रार्क के लिए पूरा काल एक विशिष्ट सभ्यता थी, जिसे प्राचीन यूनानियों और रोमनों के वास्तविक शब्दों के माध्यम से ही अच्छी तरह समझाया जा सकता है। उसने इस बात पर जोर दिया कि इन प्राचीन लेखकों की रचनाओं का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए। इस शिक्षा कार्यक्रम में ये अंतर्निहित था कि बहुत कुछ जानना बाकी है और ये सब हम केवल धार्मिक शिक्षण से नहीं सीखते। इसी नई संस्कृति को 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने मानवतावाद का नाम दिया। 15वीं शताब्दी के शुरू के दशकों में मानवतावादी शब्द उन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त होता था जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास और नीति दर्शन विषय पढ़ाते थे। लातिनी शब्द हॉर्मेनिटास, जिससे हॉर्मेनिटीज शब्द बना है, जिसे कई शताब्दियों पहले रोम के वकील और निबंधकार सिसरो ने, जो कि जूलियस सीजर का समकालीन था, संस्कृति के अर्थ में लिया था। ये विषय धार्मिक नहीं थे, बल्कि उस कौशल पर बल देते थे जो व्यक्ति चर्चा और वाद विवाद से विकसित करता है। इन क्रांतिकारी विचारों ने कई विश्वविद्यालयों का ध्यान आकर्षित किया। इनमें एक नया स्थापित विश्वविद्यालय फ्लोरेंस भी था, जो पेट्रार्क का स्थायी नगर निवास था। इस नगर ने 13वीं शताब्दी के अंत तक व्यापार या शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष तरक्की नहीं की थी, पर 15वीं शताब्दी में सब कुछ पूरी तरह बदल गया। किसी भी नगर की पहचान उसके महान नागरिकों के साथ साथ उसकी संपन्नता से बनती है। फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में 2 लोगों का बड़ा हाथ था। इनमें से एक व्यक्ति थे दांते अलिघियरी, जो किसी धार्मिक संप्रदाय विशेष से संबंधित नहीं थे, पर उन्होंने अपनी कलम धार्मिक विषयों पर चलाई थी। दूसरे व्यक्ति थे कलाकार जोटो, जिन्होंने जीते जागते रूपचित्र बनाए, पोर्ट्रेट बनाए। उनके बनाए रूपचित्र पहले के कलाकारों की तरह बेजान नहीं थे। इसके बाद धीरे धीरे फ्लोरेंस इटली के सबसे जीवंत बौद्धिक नगर के रूप में जाना जाने लगा और कलात्मक कृतियों के सृजन का केंद्र बन गया। रेंजा व्यक्ति शब्द का प्रयोग हमेशा उस मनुष्य के लिए किया जाता है जिसकी कई रुचियां हों और कई हुनर में उसे महारत मिला हो। पुनर्जागरण काल में ऐसे कई महान लोग हुए जो कई रुचियां रखते थे और कई कलाओं में कुशल थे। जैसे कि एक ही व्यक्ति विद्वान, कूटनीतिज्ञ, धर्मशास्त्रज्ञ और कलाकार हो सकता था।
द ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री। मानवतावादी समझते थे कि वो अंधकार की कई शताब्दियों बाद सभ्यता के सही रूप को फिर से स्थापित कर रहे हैं। इसके पीछे ये मान्यता थी कि रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद अंधकार युग शुरू हुआ। मानवतावादियों की ही तरह उसके बाद विद्वानों ने बिना कोई प्रश्न उठाए ये मान लिया कि यूरोप में 14वीं सेंचुरी के बाद नए युग का जन्म हुआ। मध्यकाल जैसी संज्ञाओं का प्रयोग रोम साम्राज्य के पतन के बाद 1000 साल की समयावधि के लिए किया गया। उनके ये तर्क थे कि मध्य युग में चर्च ने लोगों की सोच को इस तरह जकड़ रखा था कि यूनान और रोम वासियों का समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था। मानवतावादियों ने आधुनिक शब्द का प्रयोग 15वीं सेंचुरी से शुरू होने वाले काल के लिए किया। यहाँ मानवतावादियों और बाद के विद्वानों द्वारा प्रयुक्त कालक्रम बताया गया है। हाल में कई इतिहासकारों ने इस काल विभाजन पर सवाल भी उठाया है। इस काल के यूरोप के बारे में जैसे जैसे खोजें और शोध बढ़ती गईं, वैसे विद्वानों ने शताब्दियों की सांस्कृतिक समृद्धि या फिर असमृद्धि को आधार मानकर विभाजन करने में अपनी दुविधा जताई है। किसी भी काल को अंधकार युग की संज्ञा देना उन्हें अनुचित लगा। विज्ञान और दर्शन अरबियों का योगदान। पूरे मध्यकाल में ईसाई गिरजाघरों और मठों के विद्वान यूनानी और रोमन विद्वानों की कृतियों से परिचित थे, पर इन लोगों ने इन रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया। 14वीं सेंचुरी में कई विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों से अनुवादों को पढ़ना शुरू किया। इसके लिए वो अपने विद्वानों के ऋणी नहीं, बल्कि वो अरब के अनुवादकों के ऋणी थे, जिन्होंने अतीत की पांडुलिपियों का संरक्षण और अनुवाद सावधानीपूर्वक किया था। अरबी भाषा में प्लेटो, अफलातून और एरिस्टोटल अरस्तु नाम से जाने जाते थे, जबकि एक और यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादों का अध्ययन कर रहे थे। दूसरी ओर यूनानी विद्वान अरबी और फारसी विद्वानों की कृतियों को कई यूरोपीय लोगों के बीच प्रसार के लिए अनुवाद कर रहे थे। ये ग्रंथ प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित थे। टोलेमी के अलमजिस्ट खगोल शास्त्र पर रचित ग्रंथ, जो 140 ईस्वी के पूर्व यूनानी भाषा में लिखा गया था और बाद में इसका अरबी में अनुवाद भी हुआ। अरबी भाषा के विशेष उपपद अल का उल्लेख है, जो कि यूनानी और अरबी भाषा के बीच रहे संबंधों को दर्शाता है। मुसलमान लेखकों, जिन्हें इतालवी दुनिया में ज्ञानी माना जाता था, अरबी के हकीम और मध्य एशिया के बुखारा के दार्शनिक इब्न सिना, लातीनी में एविसिना 980 से 1033 और आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक अलराजी रेजस सम्मिलित थे। स्पेन के अरबी दार्शनिक इब्न रुश्द ने दार्शनिक ज्ञान, फ़लसफ़ा और धार्मिक विश्वासों के बीच रहे तनावों को सुलझाने की कोशिश की। उनकी पद्धति को ईसाई चिंतकों द्वारा अपनाया भी गया। मानवतावादी अपनी बात लोगों तक तरह तरह से पहुंचाने लगे। जबकि विश्वविद्यालय में पाठ्यचर्या पर कानून, आयुर्विज्ञान और धर्मशास्त्र का दबदबा रहा, फिर भी मानवतावादी विषय धीरे धीरे स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा। ये सिर्फ इटली में ही नहीं, बल्कि यूरोप के कई देशों में भी हुआ। कलाकार और यथार्थवाद। उस काल के लोगों के विचार को आकार देने का साधन मानवतावादियों के लिए केवल औपचारिक शिक्षा ही नहीं थी। कला, वास्तुकला और ग्रंथों ने मानवतावादी विचारों को फैलाने में अपनी प्रभावी भूमिका निभाई। पहले के कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्रों के अध्ययन से नए कलाकारों को प्रेरणा मिली। रोमन सांस्कृतिक के भौतिक अवशेषों की उतनी ही उत्सुकता के साथ खोजी गई जितनी कि अतीत के प्राचीन ग्रंथों की खोज हुई थी। रोम साम्राज्य के पतन के 1000 साल बाद भी प्राचीन रोम और उसके उजाड़े नगरों के खंडहरों में कलात्मक वस्तुएं मिली। कई शताब्दियों पहले बनी आदमी और औरतों की संतुलित मूर्तियों के प्रति आदर ने उस परंपरा को कायम रखने के लिए इतालवी वास्तुविदों को प्रोत्साहित किया। 1416 में
दोनातोलो ने सजीव मूर्तियां बनाकर नई परंपरा कायम की। कलाकारों द्वारा हूबहू उसी जैसी आकृति जैसी मूर्तियों को बनाने की चाह को वैज्ञानिकों के कार्यों से सहायता मिली। नरकंकालों का अध्ययन करने के लिए कलाकार आयुर्विज्ञान कॉलेजों की प्रयोगशालाओं में गए। बेल्जियम मूल के ऑन्ड्रियस वेल्सिलियस पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की चीर-फाड़ की। इसी समय से आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान का शुरुआत हुआ। चित्रकारों के लिए नमूने के तौर पर प्राचीन कृतियां नहीं थीं, लेकिन मूर्तिकारों की तरह उन्होंने यथार्थ चित्र बनाने की कोशिश की। उन्होंने अब ये मालूम किया कि रेखा गणित के ज्ञान से चित्रकार अपने परिदृश्य को ठीक तरह से समझ सकता है और प्रकाश के बदलते गुणों का अध्ययन करने से उनके चित्रों में त्रिआयामी रूप दिया जा सकता है। पेंटिंग के लिए तेल के एक माध्यम के रूप में प्रयोग ने चित्र को पहले की तुलना में अधिक रंगीन और अच्छा बनाया। उनके कई चित्रों में दिखाए गए वस्तु के डिज़ाइन और रंग संयोजन में चीनी और फारसी चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है, जो उन्हें मंगोलों से मिली थी। इस तरह शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिकी और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतालवी कला को नया रूप दिया, जिसे बाद में यथार्थवाद कहा गया। यथार्थवाद की ये परंपरा 19वीं शताब्दी से चलती रही है। वास्तुकला 15वीं सेंचुरी में रोम नगर भव्य रूप से पुनर्जीवित हो उठा। 1417 से पोप राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली बन गए, क्योंकि 1378 से दो प्रतिस्पर्धी पोप के निर्वाचन से जन्मी दुर्बलता का अंत हो गया था। उन्होंने रोम के इतिहास के अध्ययन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया। पुरातत्वविदों यानी कि पुरातत्व का नया हुनर जो रखते थे, उनके द्वारा रोम के अवशेषों का सावधानी से उत्खनन किया गया। इसने वास्तुकला की एक नई शैली को प्रोत्साहित किया, जो वास्तव में रोम साम्राज्यकालीन शैली का पुनरुद्धार थी, जिसे अब शास्त्रीय शैली कहा गया। पोप, धनी व्यापारियों और अभिजात वर्ग के लोगों ने उन वास्तुविदों को अपने भवनों को बनाने के लिए नियुक्त किया जो शास्त्रीय वास्तुकला से परिचित थे। चित्रकारों और शिल्पकारों ने भवनों को चित्रों में मूर्तियों और उभरे चित्रों से सुसज्जित किया। इस काल में कुछ ऐसे भी लोग हुए जो कुशल चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार सभी कुछ थे। इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण माइकल एंजेलो बुओनारोत्ती हैं, जिन्होंने पोप के सिस्टिन चैपल की अंदर की छत में पेंटिंग्स, दी पाइटा नामक प्रतिमा और सेंट पीटर गिरजे के गुंबद का डिज़ाइन बनाया, और इनकी वजह से माइकल एंजेलो अमर हो गए। ये सारी कलाकृतियाँ रोम में ही हैं।